बैल 1 इंच आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। भोला, काका देखो, सामने कोई खड़ा है। लालटेन की मध्यम रोशनी में दिखा कि रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी है। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और मिट्टी में सनी थी। वो घुटनों में सिर देकर रो रही थी। भोला, रामपुर की हवेली के बड़े से आंगन में अफरा तफरी मची हुई थी। बड़े बड़े पीतल के हंडों और संदूकों को बैलगाड़ी पर लादा जा रहा था। बैलगाड़ी के बैलों हीरा और मोती के गले की घंटियां रुक रुक कर बज रही थी। गाड़ी पर सामान कसते हुए किशन काका ने माथे का पसीना गमछे से पोंछा। उनकी उम्र 60 के पार थी। चेहरे पर झुर्रियां और आंखों में तजुर्बा। उनका सहायक भोला अभी महज 20 साल का गबरू जवान था, जिसके डोलों में ताकत तो थी पर अक्ल में थोड़ी कच्चा था। हवेली के मुनीम जी बही खाता पटकते हुए बाहर आए। मुनीम जी, अरे ओ किशन, हाथ चल रहा है या सो गया? देख रहा है अंधेरा घिराया है। अगर कल भोर होने से पहले ये दहेज का सामान जमींदार साहब के समधी के घर पीपली नहीं पहुंचा तो तेरी खाल खिंचवा लूंगा। किशन काका, मालिक आप चिंता ना करें, बस ये आखिरी संदूक रख लें। पर मालिक, एक विनती थी। मुनीम जी, अब क्या रोना है? किशन काका, मालिक रात ज्यादा हो गई है। अगर हम सीधा रास्ता लेंगे तो सुबह तक नहीं पहुंच पाएंगे, और अगर भैरव घाटी वाले शॉर्टकट से गए तो आप तो जानते हैं वो रास्ता साफ नहीं है। भोला, अरे काका, तुम भी किन बुढ़ों वाली बातों में आ गए? मेरे बाजू देखे हैं, कोई डाकू आ भी गया तो लठ मार के खोपड़ी खोल दूंगा। तुम बस गाड़ी हाँको। मुनीम जी, सुना किशन, ये कल का लौंडा तुझसे ज्यादा हिम्मत वाला है। मुझे बहाने नहीं चाहिए। ये सामान कीमती है, इसमें चांदी के बर्तन और जेवर हैं। अगर एक भी चम्मच कम हुआ तो 7 पुश्ते गुलामी करेंगी। निकल जा अभी। किशन काका ने एक गहरी सांस ली। बैलों की पीठ पर हाथ फेरा और गाड़ी पर चढ़ गए। किशन काका, चल बेटा भोला, अब राम जी का नाम ले, जो होगा देखा जाएगा। हुर्र हुर्र, चल मेरे शेरों। बैलगाड़ी चूं चूं की आवाज करती हुई हवेली के बड़े फाटक से बाहर निकल गई। गाड़ी अब गांव पार कर चुकी थी। पक्की सड़क खत्म हो गई थी और धूल भरी कच्ची सड़क शुरू हो चुकी थी। दोनों तरफ ऊंचे ऊंचे सागौन और महुए के पेड़ थे, जो अंधेरे में किसी दानव जैसे लग रहे थे। गाड़ी के नीचे लटक रही लालटेन हिल रही थी, जिससे बैलों की परछाइयां सड़क पर नाच रही थीं। भोला, काका तुम खामखा डरते हो। ये 20वीं सदी है, अब भूत प्रेत नहीं होते, सब मन का वहम है। और डाकू, अरे डाकू तो पुलिस के डर से बिल में घुस गए हैं। किशन काका, बेटा जब दाढ़ी सफेद होती है ना, तो दुनिया की वो चीजें दिखने लगती हैं जो काली आंखों को नहीं दिखती। ये भैरव घाटी आम जंगल नहीं है, यहाँ की हवा में एक भारीपन है। भोला, अरे छोड़ो भी, लो तंबाकू खाओ, दिमाग ठंडा होगा। किशन काका, चुप कर, सुन रहा है? भोला, क्या? किशन काका, झिंगुरों की आवाज बंद हो गई है। अचानक माहौल एकदम शांत हो गया। सिर्फ बैलों के पैरों की टप टप और पहियों की चर्र मर सुनाई दे रही थी। हवा भी जैसे रुक सी गई थी। किशन काका, भोला बैलों की रस्सियां कस ले, हीरा कान खड़े कर रहा है। जानवर मुसीबत को इंसान से पहले भांप लेते हैं। तभी दूर जंगल के अंदर से किसी के रोने की बहुत ही बारीक आवाज आई। भोला, ये कैसी आवाज थी काका? कोई जानवर है क्या? किशन काका, बजरंगबली का नाम ले और नीचे मत देखना, बस सामने देख। रास्ता अब और संकरा हो गया था। दोनों तरफ झाड़ियां गाड़ी को छू रही थी। तभी सड़क के बीचों बीच कोहरे की एक परत दिखाई दी। जैसे ही गाड़ी कोहरे के पास पहुंची, बैल एकदम से रुक गए। वे जोर जोर से फूंफकारने लगे और पीछे हटने की कोशिश करने लगे। किशन काका, धत, चल चल बेटा,
अरे क्या हुआ तुझे? काका ने चाबुक फटका, लेकिन बैल 1 इंच आगे बढ़ने को तैयार नहीं थे। भोला, काका देखो, सामने कोई खड़ा है। लालटेन की मध्यम रोशनी में दिखा कि रास्ते के किनारे एक पेड़ के नीचे एक औरत बैठी है। उसने लाल रंग की साड़ी पहन रखी थी, लेकिन साड़ी जगह जगह से फटी हुई थी और मिट्टी में सनी थी। वो घुटनों में सिर देकर रो रही थी। भोला, बेचारी, लगता है किसी मुसीबत में है। काका, गाड़ी रोको, मदद करनी चाहिए। थोड़ा पानी मिलेगा, मेरा गला जल रहा है। भोला को दया आ गई। वो पलटा और गाड़ी से पानी की सुराही लाने दौड़ा। भोला, काका पानी दो, बेचारी प्यासी है। किशन काका का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उन्होंने कांपते हाथों से कहा, भोला, उसके पैर देख, उसके पैर उल्टे हैं। भोला ठिठक गया। उसने धीरे से नीचे देखा। साड़ी के किनारे से जो पैर बाहर दिख रहे थे, उनकी एड़ियां आगे की तरफ और पंजे पीछे की तरफ थे। भोला के गले से आवाज गायब हो गई। तभी उस औरत ने एक जोरदार ठहाका लगाया। यह हंसी किसी औरत की नहीं, बल्कि एक मर्दानी खूंखार हंसी थी। आवाज, शिकार जाल में आ गया सरदार। डाकुओं का जाल। उस औरत ने झटके से अपनी साड़ी फेंकी और अपने बालों, विग को नोच कर फेंक दिया। वो कोई चुड़ैल नहीं, बल्कि एक बहरूपिया डाकू था। उसी वक्त झाड़ियों से धाएं धाएं करती गोलियों की आवाज आई और 6-7 हट्टे कट्टे डाकू हाथों में लाठियां और मशाले लिए बाहर निकल आए। डाकू सरदार, बहुत अच्छे। किशन, बहुत दिन से तेरी ताक में थे। सुना है आज गाड़ी में चांदी लदी है। भोला डर के मारे कांप रहा था, लेकिन उसने हिम्मत जुटाकर पास पड़ी एक लकड़ी उठाई। भोला, खबरदार जो कोई आगे बढ़ा तो। कालिया ने एक ही वार में लाठी से भोला के हाथ पर मारा। भोला आह करके गिर पड़ा। दूसरे डाकुओं ने किशन काका को गाड़ी से नीचे खींच लिया। कुछ ही पलों में किशन काका और भोला को उसी पेड़ से रस्सियों से कसकर बांध दिया गया। किशन काका, कालिया, ये महाजन का माल है। तू जानता नहीं तू किस आग में हाथ डाल रहा है। पुलिस तुझे छोड़ेगी नहीं। कालिया, अरे बुढ़े, यहाँ पुलिस तो क्या, यमराज भी रास्ता पूछ कर आता है। हम माल भी लेंगे और तुम दोनों की लाशें इसी भैरव घाटी के नाले में सड़ेंगी। लड़कों, संदूक उतारो। वे चांदी के बर्तन देख देख कर खुश हो रहे थे। तभी अचानक हवा का रुख बदला। जो मशालें जल रही थीं, उनकी लौ अचानक नीली पड़ने लगी। जंगल के अंदर से, जहां घना अंधेरा था, घुंघरूओं की आवाज आने लगी। सारे डाकू अपना काम छोड़कर रुक गए। एक डाकू, सरदार, ये कौन है? क्या पुलिस आ गई? कालिया, चुप, पुलिस घुंघरू पहनकर नहीं आती। आवाज और पास आती गई। किशन काका की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने ये लोरी पहले सुनी थी, बहुत साल पहले। किशन काका, मंजरी, ये मंजरी है। भोला, कौन मंजरी काका? किशन काका, 20 साल पहले इसी जगह डाकुओं ने एक नई नवेली दुल्हन की डोली लूटी थी और उसे मारकर उसी पुराने कुएं में फेंक दिया था। उसका नाम मंजरी था। तभी उस पेड़ के ऊपर से, जिसके नीचे वे बंधे थे, एक सफेद साया धीरे धीरे नीचे उतरा। इस बार ये कोई बहरूपिया नहीं था। वो हवा में तैर रहा था। उसका चेहरा सुंदर था, लेकिन आंखें अंगारों जैसी लाल थीं और गर्दन अजीब तरह से टेढ़ी थी। भूत, मेरे बेटे की नींद खराब कर दी तुम लोगों ने। डाकू डर के मारे पीछे हटने लगे। कालिया, अरे मारो गोली, ये कोई जादूगरनी है। कालिया ने अपनी बंदूक उठाई और उस साए पर गोली चलाई। मंजरी ने एक भयानक चीख मारी, ऐसी चीख जिससे कानों के पर्दे फट जाएं। मंजरी, पापी, आज तेरा खून पीऊंगी। हवा का एक बवंडर उठा कि डाकू भूत भूत चिल्लाते हुए अपना सामान और हथियार छोड़कर जंगल में इधर उधर भागने लगे। कर वो साया धीरे धीरे कोहरे में विलीन हो गया। भोला, काका, ये क्या था? हम जिंदा हैं? किशन काका, हाँ बेटा, हम जिंदा हैं, क्योंकि आज पाप पर पुण्य भारी पड़ गया। उठ, जल्दी कर,
हमें यहां से निकलना होगा। बैलों ने भी जैसे खतरा टल जाने की बात समझ ली थी। वे अब शांत थे। काका, आज के बाद मैं कभी भूतों का मजाक नहीं उड़ाऊंगा और कसम से इस भैरव घाटी के रास्ते पर दोबारा कभी नहीं आऊंगा। किशन काका ने मुस्कुराते हुए अपनी चिलम सुलगाई। किशन काका, सही कहता है पगले, कुछ रास्ते इंसानों के लिए नहीं बने होते। चल अब गाड़ी दौड़ा, शादी का मुहूर्त ना निकल जाए। गाड़ी धूल उड़ाती हुई गांव की तरफ पड़ गई। पीछे रह गया था भैरव घाटी का वो जंगल जो अब बिल्कुल शांत था, जैसे वहां रात को कुछ हुआ ही ना हो।